नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। श्रुति दीक्षित की रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता कानून, अब ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बता दें, मंगलवार को मध्य प्रदेश में जाके कार्यकर्ताओं से संवाद करने के दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जल्द ही इस कानून को लागू किया जाएगा। जैसे ही 370 हटाया गया और जैसे ही 3 तलाक हटाया गया, वैसे ही ये यूसीसी का कानून लागू किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति को उनके कानून मिल सके, उनका हक मिल सके और तमाम लोगों के लिए एक ही कानून बन सके। एक परिवार में एक इंसान के लिए अलग कानून होता है और दूसरे इंसान के लिए अलग कानून होता है। ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए पूरे देश में एक ही कानून होगा। जब से पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है, तब से अब हर तरफ यही आवाज सुनने को मिल रही है। यूसीसी को लेकर कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं इसके समर्थन में आवाज उठ रही है। बता दें कि विधि आयोग की तरफ से मीटिंग होने जा रही है। तमाम लोगों से विधि आयोग चर्चा कर रही है, तमाम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ले रही है और 13 जुलाई को कानून मंत्री ने साफ कह दिया है, अर्जुन राम मेघवाल ने साफ कर दिया है कि 13 जुलाई को इस कानून को लेकर मीटिंग होगी। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो आने वाले मॉनसून सत्र है, जो कि 7 जुलाई का कयास लगाया जा रहा है, 7 जुलाई से शुरू हो सकते हैं, उस मॉनसून सत्र में इस कानून को लाया जाएगा, इसको पेश किया जाएगा, कानून के रूप में बनाने के लिए इसको सामने रखा जाएगा कि कानून यूसीसी बनना चाहिए। इस बीच देखिए कि विपक्ष भी समर्थन में उठ चुका है। आम आदमी पार्टी कई शर्तों के साथ इसका समर्थन कर रही है। तो इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि बाला साहेब ठाकरे के तीन सपने थे और उन एक सपना है, उसमें से एक सपना यूसीसी है, इसलिए मैं इसका समर्थन देता हूं। अब देखना होगा कि कौन कौन और विपक्ष से उठ के सामने आता है यूसीसी के समर्थन किया है। हालांकि कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जो इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोग भी विरोध जता रहे हैं। झारखंड से एक प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है आदिवासी समूह के लोगों की कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे चल के मॉनसून सत्र में इसको रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आ रही है। अब देखना होगा कि आगे चल के क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भाग लिया। वहां पर छात्रों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया, जय श्री राम के नारे लगाए। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। पीएम मोदी ने सुबह सुबह आज दिल्ली वालों को सरप्राइज दिया। पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने आज मेट्रो का सफर किया और मेट्रो के सफर के दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की। अचानक यूं पीएम मोदी को अपने पास पाकर छात्र काफी खुश नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शिरकत करने मेट्रो के जरिए पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येलो लाइन पर विश्वविद्यालय के लिए टोकन भी खरीदा। इस दौरान छात्रों से उन्होंने बातचीत करी और मेट्रो के सफर के दौरान उन्होंने सवारियों से बातचीत करी। इस दौरान यात्री काफी ज्यादा खुश नजर आए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि आज मुझे मेट्रो में सहयात्रियों के साथ सफर करना काफी ज्यादा अनुभव भरा रहा। इसके साथ आपको बता दें, पीएम मोदी मेट्रो के सफर के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 बिल्डिंग का आधारशिला रखी, जिसमें पहले उन्होंने कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और इसके साथ ही उन्होंने 3 बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बुक का भी विमोचन किया। इसके साथ उन्होंने संबोधन में कहा कि कोई भी देश की यूनिवर्सिटी हो वो अपने शिक्षण से पहचानी जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आज तरक्की की राह पर बढ़ रहा है, लगातार देश विकास की प्रगति पर है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब मेरे पास इस कार्यक्रम की जानकारी आई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित था। मैं हर हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहता था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धि का सच्चा प्रतीक होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मूवमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मूवमेंट में अपनी जान भर दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों जब मैं अमेरिका के दौरे पर गया था तो उस दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि दुनिया में हमारे देश का सम्मान तेजी से बढ़ा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश के जेंडर अनुपात में आज सुधार हुआ है और भारत की ड्रोन नीति में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश भर में नए शिक्षण संस्थान बनाए जा रहे हैं और नए शिक्षण संस्थान लगातार हमारे देश दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कैमरामैन निक्की के साथ यश चौधरी, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 फ्लैटों को गरीबों की चाबी दी, जिस पर पहले अतीक का कब्जा हुआ करता था। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रयागराज में माफियाओं से मुक्त करा करके ज़मीन पर आवास बनाने का, वो आज साकार हो गया है। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए, ये भव्य मंच बना था और तमाम योजनाओं का जिसके शिलापट आप देख सकते हैं, तो उसका उद्घाटन और लोकार्पण किया उन्होंने। निश्चित तौर पर काफ़ी उम्मीदें थे लोगों को। जिस वक्त माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो प्रयागराज में इस तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि इन ज़मीनों पर आवास बनाए जाएंगे जो कम कीमत पर गरीबों को दिए जाएंगे, और यही उम्मीद के साथ लोग लगातार गिन रहे थे, समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बहुत ही रिकॉर्ड समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस प्रोजेक्ट पर निगाह बनाए रखी और बहुत रिकॉर्ड समय में इस योजना को पूरा करवाया और 76 लोगों को जो इसमें लॉटरी सिस्टम से निकाला गया था उन्हें फ्लैट की चाबी दी। इस तरह से कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा, उस पर इस तरह के और भी आवास और भी योजनाएं लागू की जा सकती हैं जिसका फायदा सीधे आम लोगों को मिलेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। जेपी नड्डा ने खरगोन में जनसभा को संबोधित किया। राजेश आर्या की ये रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इंदौर के अहिल्या देवी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से उन्होंने खरगोन में अपने दौरे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने खरगोन में अपना रोड शो किया। रोड शो में हज़ारों की संख्या में लोगों ने उनका सड़कों पर स्वागत किया। आपको देखें जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वैसे ही बड़े पार्टियों के शीर्ष नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश में जारी है। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जनता को कार्यक्रम में अपना संबोधन किया और संबोधन में उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कई भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस पर लगाए और साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि कारगिल का जो किस्सा है वह बच्चों के सिलेबस से मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार ने निकाल दिया था। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने वहाँ के लोगों को सौगात देते हुए कहा है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। वहीं नवग्रह कॉरिडोर भी अब खरगोन में बनने जा रहा है, जिसके लिए 21 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल उनके साथ रोड शो में और इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कैमरामैन नजर के साथ भोपाल से राजेश आर्य की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मिशन 24 के तहत अमित शाह उदयपुर दौरे पर हैं। आज उन्होंने एक विशाल रैली की, जनसभा को संबोधित किया। इस खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार पूरी तरह जनता के वादों पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए जनता इस बार बीजेपी को वोट करे ताकि राजस्थान का विकास हो सके। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस शासित राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने उदयपुर के गांधी ग्राउंड पर एक बड़ी रैली को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि गहलोत जी इस आयु में खामखा इधर उधर घूम रहे हैं। इस सभा से पता चलता है कि उनकी सरकार का जाना तय है। 2023 में राजस्थान बीजेपी विजय के साथ रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी एकता पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सारे मिलकर काऊ 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 कर रहे हैं। मोदी जी ने कश्मीर में 5 अगस्त 2021 को धारा 370 को एक ही झटके में समाप्त कर दिया। अमित शाह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 45 लाख परिवारों को अपने घर में पीने का पानी पहुंचाया। मोदी सरकार से पहले सीमा पार से कोई भी आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे। 2014 में 25 में से 25 सीटें दी और 2019 में भी 25 से 25 सीटें दी।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया है, सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने और देश को विकसित करने का काम किया है। तो राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। उन्होंने जाकर वहां के मोइरांग रिलीफ कैंप में प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनका हाल जाना। इस खबर की अहम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो है अपने 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने आज मोइरांग पहुंचकर 2 राहत शिविरों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा में ग्रस्त उस दौरान जो पीड़ित लोग हैं उन सबसे मुलाकात की। इस दौरान जो पीड़ित लोग हैं वो राहुल गांधी से लिपट कर रोने लगे। 50 दिनों से ज्यादा दिनों तक जातीय हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर अभी भी शांत नहीं हुआ है। मणिपुर के हालातों को जानने और लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी गुरुवार को मणिपुर पहुंचे थे, जहां पहले दिन उन्होंने चूरा चांदपुर पहुंचकर लोगों से मिले और फिर रात को इम्फाल के एक राहत शिविर में जाकर लोगों से मुलाकात की। शुक्रवार को भी राहुल गांधी का हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। मोइरांग में लोगों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर को अब शांति की जरूरत है। मैं राहत शिविर में गया, हर समुदाय के लोगों से मिला। राहत शिविरों में दवाई और खाने की कीमत है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने हिंसा पर कहा कि मेरी मणिपुर के हर व्यक्ति से अपील है कि अभी शांति बनाए रखे। मैं यहाँ मौजूद हूँ और जो कुछ भी शांति के लिए कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि मणिपुर में हिंसा के कारण अपने प्रियजनों और घरों को खोने वाले लोगों की दुर्दशा को देखना और सुनना दिल दहला देने वाला है। मणिपुर में राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ जिस भी लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, उनके चेहरे पर मदद की गुहार होती है। उनके जुबान से मदद के लिए जो है पुकार निकल रही है और इसके लिए हम सभी को एक होने की जरूरत है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। मणिपुर हिंसा के बीच क्या सीएम वीरेंद्र इस्तीफा देंगे? जुटी दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। 3 मई से शुरू हुई मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी यही तस्वीर निकल के सामने आई, जब कई जगह पथराव हुए, आगजनी हुई। इस बीच राहुल गांधी भी 2 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। कल उनका पहला दिन था, यानी गुरुवार को, आज शुक्रवार को दूसरा दिन है। और ऐसे में देखिए वो तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, सांत्वना उनको दे रही है कि आप धैर्य रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी मुश्किल होगी हर वक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहुंचेंगे। हालांकि गुरुवार को मणिपुर में रोक लिया गया था राहुल गांधी को। सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए मणिपुर पुलिस ने उनको रोक लिया था। अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अटकलें तेज हो चुकी है। मणिपुर के सीएम अब जो है राज्यपाल से मुलाकात करके उनको इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है और 2 चीजें उनके सामने रखी गई थी। पहले कि आप जो हिंसा है अपने काबू में कर लीजिए, यानी कि अब दूसरी चीजें ये है कि केंद्र सरकार को दखल देनी पड़ेगी, क्योंकि सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा जो है वो 3 मई से लगातार जारी है और अब जुलाई आने को और यही तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस्तीफा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इस बीच आपको बता दें कि कई मौतें हो चुकी है, 100 कुछ मौतें हो चुकी है और ऐसे में कई परिवार जो है पलायन करके मणिपुर से जा चुके हैं। मैतई और कुकी समाज के लोग एक दूसरे के जान लेने पर उतारू नजर आ रहे हैं। कई पलायन हो चुके हैं, मंत्रियों के घर के आगे बम फेंका गया है और ऐसे में कई सवाल जो है मणिपुर सरकार पे खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है तमाम लोगों को। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनाव को देखकर समाजवादी पार्टी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आशीष की रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वो तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। हालांकि बैठक 2024 के चुनाव को लेकर के है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस 24 के चुनाव में रोका जाए। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर देखने को मिला था। आज जिस तरीके से बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर को मजबूत किया जाए, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर मेहनत करें और जनता के बीच में जाए, जनता की राय लेकर के आए। हालांकि अब देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रही है कि
24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो किस तरीके का रहता है। इससे पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2017 की बात कर ले या 2022 की बात कर ले या नगर निकाय चुनाव की बात कर ले, सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले क्या बुलंद हैं, इस खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। आपसी विवाद में एक युवक ने पहले तो परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद में जब वो पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचे तो इतना गुस्सा आया युवक को कि वह परिवार के पास दोबारा गया और जाके फायरिंग कर दी। आपको बता दें पूरा मामला थाना टप्पल क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति की रंजिश एक परिवार से 12 साल से चली आ रही है। दूसरी जो पक्ष का व्यक्ति है वो जेल गया, जेल से वापस आया। वापस आने के बाद में उसने पुरानी रंजिश में जो एक परिवार है उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने की सूचना जब दूसरे परिवार वालों ने पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और सुबह जो है उनका फैसला करवा के चली आती है। वहीं शाम को वही व्यक्ति दोबारा से उस परिवार के पास पहुंचता है और दबाकर फायरिंग करता है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है बुरी तरह घायल हो जाता है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर ली जाती है और उसको गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन दबंगी का इस तरह आलम यह है कि जिस तरह उस व्यक्ति ने पहले तो परिवार को धमकाया, मारा, पीटा और उसके बाद में फायरिंग की, अगर पुलिस इस मामले को सुबह ही संज्ञान में लेती तो शायद इस तरह की घटना की नौबत नहीं आती। वही पूरे मामले को लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घायल हुआ है गोली लगने से व्यक्ति, उसका इलाज किया जा रहा है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुमार। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से है, जहां पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। उस हादसे में लगभग मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोगों को जिला उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 2 लोगों की और मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर के अगर बात करें इस सड़क हादसे की, तो सड़क हादसे में लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और एक घायल का उपचार अभी भी जारी है। अगर हम बात करें पूरे हादसे की, तो पूरा हादसा हुआ है जो बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के बबेरू कमासिन रोड का है, जहां पर देर रात एक बोलेरो जिसमें 8 लोग सवार थे, वो बड़ी तेजी से स्पीड में बबेरू की तरफ आ रहे थे। तभी बीच रास्ते में बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार जो बोलेरो है वो जाकर के टकरा गई है। जब टकराते ही तत्काल मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। जैसे पूरे मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो स्थानीय लोगों ने पहुंच करके पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मोर्चे को संभालते हुए गैस कटर के माध्यम से जो गैस गाड़ी के अंदर जो फंसे हुए घायल थे उन लोगों को निकाला और निकालने के बाद उनको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर 2 लोगों की और मौत हो गई। अगर बात करें पूरे घटना की, तो पूरे घटना का अभी तक फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि घटना आखिर किस वजह से हुई है। क्या जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था या नहीं था, ये फिलहाल अभी कोई मामला निकाल करके सामने ही नहीं आया। पुलिस के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है उसकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही जो भी तथ्य सामने निकल करके आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। बदायूं पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। इसी खबर पर अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं पुलिस को लगी एक बड़ी सफलता। हाँ जी, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है अलापुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक जो गैंग था जो बाहर कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था जो बाहर की जो बैंकों के लॉकरों को तोड़कर सोना पार करते थे और कई जगह उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि ये लोग जब अलापुर थाना क्षेत्र में पहुंचे तो इस बात की सूचना पुलिस को लगी, तो पुलिस और एसओजी की टीम ने मौके पर जाकर उन लोगों को धर दबोचा। वहीं आपको बता दें कि काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों पर पकड़ पाने में काबू पाया है। वहीं आपको बता दें कि बदायूं के कप्तान डॉक्टर ओपी सिंह है, उनका साफ निर्देश है जो भी गिरोह चला रहे हैं या जो भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई चल रही है उनकी जो भी हैं उन लोगों को पकड़कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बुलंदशहर में पशु लुटेरों से पुलिस की दिन दहाड़े मुठभेड़ देखने को मिली है। वरुण शर्मा की रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के
पैर में गोली लगी है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में 2 पशु चोरी कर भाग रहे थे। वहीं पुलिस और बदमाशों ने जब उनका वाहन रोकना चाहा, वह नहीं रुके और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जिला अस्पताल में भेज दिया है। पूछताछ में पता चला है कि यह पशु चोर और लुटेरे हैं और दिन दहाड़े पशुओं की चोरी और लूट करते हैं, जिनको गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। वहीं सीओ शिकारपुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास है, इसको खंगाला जा रहा है। फिलहाल दोनों को वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अतुल की ये रिपोर्ट देखिए आप। बड़ा हादसा हुआ है जहां 2 कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। पूरी घटना आपको बता दें, फिरोजाबाद के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की है। थाना मरसेला क्षेत्र के अंतर्गत 2 कारों की भिड़ंत में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 7 लोग कार सवार घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और एसएसपी फिरोजाबाद ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है, वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बताया जा रहा है जिस तरीके से कार के चालक को नींद आने से पूरा हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का हादसा है, जहां थाना मरसेला क्षेत्र के अंतर्गत 2 कारों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल है। पुलिस मौके पर है और पूरे घायलों को जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। हरदोई में दशकों बीत जाने के बाद लाभार्थियों को अभी तक आवास नहीं मिला है। इस खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। मूसलाधार बारिश के दौरान अभी कम से कम 20 परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकान पर रह रहे हैं और छप्पर डालकर रह रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ योगी सरकार, मोदी सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। लगातार हरदोई जिले में केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार आके यहाँ जनता को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ 9 वर्ष की अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी आके अपनी उपलब्धियां गिना गए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ बेनीगंज के 8 गांव जो पड़ता है, वहां पे अपनी उपलब्धियां नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि इसलिए अभी तक वहां पे जो कम से कम 20 परिवार हैं, 8 गाँव है, वहां पे छप्पर पड़े हुए हैं। उन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री की योजना का कोई लाभ नहीं मिला है, यहाँ तक कि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसी मूसलाधार बारिश में लगातार वो बेचारे भीग रहे हैं और उनके लिए कोई अभी तक वहां पे राहत के लिए भी कोई नहीं पहुंचा है। ना ही डीएम संज्ञान ले रहे हैं, ना ही एसडीएम संज्ञान ले रहे हैं। लगातार वो लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। इसको देखते हुए अभी तक वहां पे कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन अब देखना ये होगा, क्या ये उपलब्धियां सिर्फ कागजों में दबी रह जाएंगी या फिर उनको इसका लाभ भी मिलेगा, आवास योजना मिलेगा। यहाँ तक कि उनके पास किसान निधि भी नहीं पहुंच रही है। अब देखना ये होगा कि ये सरकार किस तरीके की है कि लोगों को लगातार बता रही, अपनी उपलब्धियां गिना रही, और इधर का ये परिवार जो छप्पर डाल के रह रहा है। अब देखना ये होगा इनको कितनी जल्दी इनको आवास मिलेगा या इनको किसान निधि से इनको लाभ मिलेगा। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। मैनपुरी में दुकान के बाहर सो रहे बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस खबर पर अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। पुरी के बिछवा थाना क्षेत्र लाहौरीपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की ईंट मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद पूरे गांव में घटना को लेकर जहां सनसनी फैली, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक दोनों ही अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और परिवार के लोगों से पूरी घटना की जानकारी जुटाई है। परिवार के लोगों ने बताया, प्रतिदिन की तरह खाना खाने के बाद अपनी दुकान पर ही सोने की बात कहकर घर से निकले थे। सुबह जब समय से नहीं उठे तो परिवार के लोग दुकान पर जाकर देखा तो उनके सिर पर ईंट से प्रहार करते हुए उनकी हत्या कर दी गई है। पर फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं 70 वर्षीय सुगर सिंह की मौत के बाद परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी, ना कोई किसी से विवाद हुआ था। फिलहाल मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस पूर्ण रूप से सभी तथ्यों की जांच करती हुई नजर आ रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार।
और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।